क्राइम अगेंस्ट वुमेन हम कर रहे थे, चैप्टर 4, और ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज भी हमने कर लिए हैं। हमने जो है सेक्शन 87 तक यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, मिस कैरेज हम आगे से करेंगे। लेकिन फिर भी 80 से 87 तक मुझे लगता है कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ये केस जो है वो इस सेक्शन के अंडर लॉज होगा या इस सेक्शन में। और जब तक ये क्लैरिटी ना हो, आप एग्ज़ाम तो चाहे कराओ, लेकिन किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने में और अपनी लाइफ में लॉयर का काम करने में, कोर्ट में आप सक्सेसफुल होने मुश्किल हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लोगे, सिचुएशन लोगे या इंटरव्यू में डील करोगे, आपके दिमाग में पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो इसी क्लैरिटी को आगे बढ़ाते हुए आगे के सेक्शंस करने से पहले मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी डाउट्स हों उनको मैं क्लियर कर लूँ। और कहीं कुछ कुछ जगह मुझे ये पता चला है कि कुछ सेक्शंस में जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा है, डाउरी डेथ और क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव, इन दोनों को ज़रा कंपेयर करते हैं। और ध्यान रखना, इन्हीं दोनों में सबसे ज़्यादा फॉल्स केसेस भी आ रहे हैं, और इन्हीं दोनों को प्रूव करना बहुत मुश्किल भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी आपके पास सबूत और गवाह ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, और उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उसको प्रूव करना। और सिमिलरली हम दो सेक्शंस और लेंगे, सेक्शन 81 और 83। इन सारे सेक्शंस को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में विद केस स्टडीज़ आपको करा चुकी हूँ, और उन केसेस में जजमेंट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में सिर्फ इनके बीच के कुछ डिफरेंसेस लेंगे। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 497 एडल्ट्री जो है वो डिलीट किया गया है। तो यहाँ इस वीडियो में हम ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, डिफरेंसेस सेक्शन 80 और 85 का, और सेक्शन 81 और 83 का डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अब एक काम आपका है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। लीगलॉजीज फन को और लोगों के साथ शेयर करो जिनको भी इससे कुछ भी बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है लॉ में तो चैनल को पूरा देखना। एंड में जाके हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं जो आपके एंट्रेंस और एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें, अपने नोट्स बनाते जाएं, और हर वीडियो मेरा आपके कंप्लीट नोट्स के लिए सफिशेंट है। ये मेरा आपसे शुरू से वादा है कि आपको BNS के लिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इतनी डिटेल्स में करा दूँगी। ओके, तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं सेक्शन 80 और सेक्शन 85। इन 85 या 86 हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक में क्रूएलिटी है और दूसरे में हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। तो हम क्रूएलिटी और डाउरी डेथ को डिस्कस करते हैं। सेक्शन क्रूएलिटी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 85 या फिर सेक्शन 86। और डाउरी डेथ का है सेक्शन 80। पुराना वाला नहीं, IPC नहीं, हम सिर्फ BNS की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 85 क्रूएलिटी का जो है वो किससे डील करता है? ये डील करता है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। ठीक है, तो इसमें क्रूएलिटी है हस्बैंड और रिलेटिव से। अगर आपको क्लॉज याद आ गया, और अगर याद ना आया हो तो आगे बढ़ने से पहले मेरा ये वीडियो, जिसका मैं लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगी, उसको ज़रूर देख लेना, जिसमें आपको सेक्शन 80 और 85, 86 सब बहुत डिटेल्स में आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, और डाउरी डेथ मतलब सेक्शन 80 क्या कहता है? सेक्शन 80 डील करता है डाउरी डेथ से। वो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और ये है हस्बैंड और रिलेटिव्स। ठीक है, अब दूसरा क्या है? क्रूएलिटी। इसमें कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं है, इसमें कोई भी लिमिटेशन पीरियड इस सेक्शन के अंडर नहीं है। मतलब हस्बैंड और इन लॉज जो हैं वो क्रूएलिटी के लिए किसी भी स्टेज पे आ सकते हैं। ये केस आप अपनी शादी के 10 साल बाद भी कोर्ट में लेके जा सकते हैं। ठीक है, और लायबिलिटी ऑफेंस की वो सेम रहेगी। लेकिन डाउरी डेथ में एक लिमिटेशन है, कितने साल की याद है? 7 ईयर्स की। तो डाउरी डेथ के लिए जो भी केस जाएगा वो 7 ईयर्स, शादी के 7 साल बाद तक ही जा सकता है। और अगर उससे ज़्यादा साल हो गए हैं तो आप डाउरी डेथ के लिए केस नहीं कर सकते। इसीलिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें डिफरेंसेस और ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है? ओनली द ऑफेंस ऑफ क्रूएलिटी इज पनिश्ड। इस सेक्शन में सिर्फ क्रूएलिटी, ऑब्वियसली क्रूएलिटी है तो उसी की बात होती है। डाउरी की जो डिमांड है क्रूएलिटी के लिए, सिर्फ वही एक सेक्शन नहीं। अगर आपको याद हो, यहाँ पर 2 क्लॉजेस थे। पहला था विलफुल या वॉलेंटरी एक्ट, जो कि वुमेन को सुसाइड पे के लिए प्रेरित करे या फिर उसको बहुत फिजिकल या मेंटल हरासमेंट करे। दूसरा था कि कोई भी डिमांड करना। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ डाउरी एक रीज़न नहीं है, इसमें कोई भी विलफुल या वॉलेंटरी एक्शन हो सकता है। लेकिन डाउरी डेथ में, ऑब्वियसली डाउरी डेथ में पनिशमेंट कब है? जब डाउरी की डिमांड हो और वो प्रूव हो जाए। तो जब भी आप अपना केस बनाएं, अपना आंसर बनाएं, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। क्रूएलिटी, इसमें पनिशमेंट कितना है? 3 years ऑफ फाइन मैक्सिमम, और या फाइन 3 साल की इम्प्रिजनमेंट और फाइन। लेकिन डाउरी डेथ में
डेथ है ना यहाँ पर, इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और कम से कम 7 ईयर्स। तो अगर आप पनिशमेंट वाला कॉलम बना रहे हो तो यहाँ पर आएगा 85 और यहाँ पर आएगा 87। 85 में अप टू कितना है, 3 ईयर्स की पनिशमेंट है और 87 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर? उसके बाद सॉरी 10 नहीं, 7 ईयर्स, 7 कर लेना। और उसके बाद क्रूएलिटी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर दी गई है। सेक्शन 86 जो है वो क्रूएलिटी को डिफाइन करता है, लेकिन डाउरी की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर इसमें बीएनएस में नहीं दी गई है। इसके लिए आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में देखना पड़ेगा। उसका जो सब सेक्शन 2 है उसमें जो डाउरी की डेफिनेशन है वही यहाँ पर डाउरी में काउंट होती है। ओके, तो क्रूएलिटी तो डिफाइन की गई है बट डाउरी यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई है। अब ये एक दो आपको केसेस हैं जो क्रूएलिटी और डाउरी डेथ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। केएस रमेश इसका केस था। इसमें जो है एक्यूज को क्रूएलिटी के लिए ऑब्वियसली केस गया था, फिजिकल और मेंटल क्रूएलिटी के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सिर्फ हरासमेंट या डिससेटिस्फैक्शन या क्या ना तुम काम अच्छा नहीं करती हो, तुम बिल्कुल मज़ा, तुम्हारे साथ रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये सब नहीं है। क्रूएलिटी जब इतनी ज़्यादा हो कि वो किसी भी लेडी की हेल्थ के ऊपर असर डाले तब वो क्रूएलिटी मानी जाएगी। और इसी को रीइंस्टेट किया गया था सुबन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। इसमें भी वही केस था ऑब्वियसली, जब हमारा केस सेम ही है, उसको वर्बल एब्यूज़ था, उसकी बेसिक नीड्स को भी यहाँ पर फुलफिल नहीं किया जा रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कन्विक्शन में क्रूएलिटी जो है फिजिकल हार्म भी होता है और मेंटल हार्म भी होता है, और जब ये लगातार हो, निगलेक्ट लगातार होती रहे, उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल ना किया जाए लगातार, तो फिर ये क्रूएलिटी है और यहाँ पर कन्विक्शन होगा। उसी तरह से अब डाउरी डेथ देख लेते हैं। शांति का केस है और एक मालती, सिमिलर से ही नाम है। एक 1991 और 2005 का है। इसमें क्या था, एक ब्राइड जो है वो अपनी ससुराल में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में शी वॉज फाउंड डेड, और इसमें ये कह दिया गया था कि ये जो है डाउरी डेथ है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जब तक डाउरी हरासमेंट की हमें एविडेंस ना मिले और सर्कमस्टांसेस सिर्फ ये प्रूव नहीं कर सकते कि वो डाउरी डेथ है। डाउरी डेथ के लिए कोई डिमांड होना चाहिए, किसी टाइम पे आपने डिमांड किया, क्या डिमांड किया, ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी आप डाउरी डेथ में केस नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो, इसकी इम्प्रिजनमेंट इतना ज़्यादा है, इसके पनिशमेंट इतनी ज़्यादा है, तो ये एक तरह से सही भी है। और दूसरा मालती के केस में क्या हुआ, इसमें डिजीज जो बॉडी है उस लड़की की, तो उसके मैट्रिमोनियल हाउस में ही मिली थी और ये माना गया था कि कंटिन्यूस डाउरी डिमांड और हरासमेंट है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक्यूज को कन्विक्ट करा था और उन्होंने ये कहा था, प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूफ कर दिया है कि जो डेथ है वो डाउरी रिलेटेड केस में है और 7 साल के अंदर है। अगर 7 साल के अंदर है, डाउरी प्रूव हुई है, डाउरी की डिमांड हुई थी और हरासमेंट डेथ से बिल्कुल, अभी हमने पिछले डाउरी वाले केस में किया था ना, डेथ से बिल्कुल जल्दी पहले की बात है, तो फिर वो डाउरी डेथ में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 83 और 81 को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। दोनों मिलते जुलते सेक्शंस हैं लेकिन एक्चुअली वो दोनों डिफरेंट हैं, और ये डिफरेंस आपके कॉम्पिटिशन्स और कोड दोनों में आएगा। सेक्शन 81 कहता है कोहैबिटेशन बाय डिसीटफुल इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, मतलब दूसरे वाले के साथ रिलेशंस बनाता है, ये उसको ये भरोसा दिलाते हुए कि हमारी शादी हो चुकी है, लॉफुली मैरिड है। और 83 में क्या है, मैरिज सेरेमनी होना, और ऐसी सेरेमनी जो कि फ्रॉड हो और सही ना हो। ठीक है, तो हम सेक्शन 81 देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें डिसेप्शन एक इसेंशियल है। जो आदमी है उसने झूठ बोला हुआ हो कि ये जो शादी है ये लॉफुल, और वो जो लड़की है वो ये मानती हो कि शादी लॉफुल है, और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स इसी बूते पर उसने उस लड़की के साथ बनाया हो। और सेक्शन 83 में क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स इसमें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है कि फ्रॉड मैरिज होनी चाहिए। मतलब मैंने झूठ बोला, मैंने कह दिया मैं 21 ईयर्स का हो चुका हूँ जबकि मैं 21 ईयर्स का नहीं हूँ। मैंने बताया कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ का राजा हूँ, और पता चले कि वो तो सभी कुछ झूठ था, तो ये सब फ्रॉड मैरिज है। गलत रजिस्ट्रार हो, पेपर्स गलत हो, कुछ भी। उसके बाद सेक्शन 81 में क्या है, इसमें जो है लड़की को एक भरोसा दिलाया जाता है कि उसकी शादी जो है लीगल है, जबकि 83 में क्या है, जो मैरिज है वो उसका इंटेंशन ही सारा फ्रॉड है, ये डिसऑनेस्ट है, और ये शादी जो है ये शादी कभी हुई नहीं। क्लियर? तीसरा क्या है, ऑफेंस जो है ये मैन के ही साथ हो सकता है, क्योंकि लॉफुल मैरिज के लिए मैन चाहिए ना, हमारी कंट्री में तो अभी सेम सेक्स मैरिजेस नहीं है, तो यहाँ पर ये मैन है। लेकिन सेक्शन 3 में क्या है, ये ऑफेंस मैन और वुमेन दोनों कर सकते हैं, क्योंकि नकली शादी तो ये करनी है, कोई भी कर लो किसी से। ठीक है, तो ये तीनों इसके डिफरेंसेस हैं, इनके भी थोड़े से केसेस हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। अनलॉफुल मैरिज के लिए क्या है, गुरबख्श सिंह वाला केस, इसमें ये कहा था कि उसको ये लगा था कि
क्या भरोसा दिलाया था कि शादी जो है वो सही हुई है और इसी बेसिस पर उन्होंने सेक्सुअल रिलेशंस बना लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये प्रूव करना ज़रूरी है कि ये धोखा विक्टिम को हुआ है और इस धोखे के चलते ही उसने रिलेशंस बनाए, वो कंसेंसुअल रिलेशंस नहीं है। तो ये की एलिमेंट क्या है इसमें, डिसीट, झूठ बोलना। ऐसे ही निर्मल सिंह के केस में भी क्या हुआ था, उसने बताया कि उनकी शादी हो चुकी है और इसी बेसिस पर उन्होंने रिलेशंस बनाए थे, और तब भी उसने ये कहा था डेलिब्रेट डिसीट जो है उसको, लड़की को अगर ये भरोसा दिलाया गया कि मैरिज जो है वो उसकी जेन्युइन है और उसकी बदौलत वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तब वो इस वाले सेक्शन में काउंट होगा। दूसरा क्या है, लैंडमार्क सेरेमनी जो गलत करी हो, इसमें लक्ष्मी नारायण का क्या केस था, और दूसरा है विशाल सिंह का। इसमें जो एक्यूज था उसको आईपीसी के 496, जो कि यहाँ 496 नहीं है, उसमें जो है ये लगा उन्हें कि सही शादी वो कर रहे हैं, बिल्कुल लीगली शादी करें, जबकि उसकी शादी तो पहले ही हो चुकी थी। तो ये फ्रॉड है, मैरिज सेरेमनी जो है वो लीगल है ही नहीं, और जब वो शादी कर ही नहीं सकता, उसने जो प्रूफ दिखाया है वो भी गलत है, तो उसके लिए कन्विक्शन होगा। और विशाल सिंह वाले केस में क्या था, उसने, इसमें जो बंदा था विशाल सिंह, उसने ये क्लेम करा था कि वही रजिस्ट्रार है, वो शादी कराने के लिए जो जना लाया था वो ऑथराइज्ड है शादी कराने के लिए, जबकि वो लीगल ऑथराइज था ही नहीं शादी कराने के लिए, तो ये शादी जो है वो वैलिड थी नहीं, जबकि लड़की को ये लग रहा होगा कि शादी वैलिड है, तो ये मॉक मैरिज है। ठीक है, तो फॉल्स या मॉक मैरिज, और दूसरे वाले में शादी तो सही हुई है लेकिन वो शादी फिर भी वैलिड नहीं है, लड़की को भरोसा तो दिला दिया गया शादी हो गई है लेकिन वो हुई नहीं है। इसमें चलिए अब हमारा क्या है, टाइम टू थिंक ऑफ इट एंड आंसर। रवि ने जो है अपने आप को ये बताया कि वो मैरिज रजिस्ट्रार है और उसने रीता के साथ शादी कर ली, उसने फेक क्रेडेंशियल्स लिए और इससे रीता को ये भरोसा गया कि उसकी शादी जो हुई है वो लीगल शादी है, जबकि वो शादी लीगल नहीं थी। अब इसमें रवि जो है सेक्शन 81, 83, 82 में गिल्टी है या रवि गिल्टी नहीं है, बताओ, सोच के बताओ जल्दी से। रवि गिल्टी है, और किस में गिल्टी है, सेक्शन 83 में, क्योंकि ये मॉक मैरिज है। और ये भी एक केस था चांदनी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि ये मॉक मैरिज है। ठीक है, एक ये भी देख लेते हैं। बी जो है एक वुमेन है और उसने अभी तक ए के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाए। एक दिन क्या हुआ कि ए ने उसके सिर पे सिंदूर भर दिया, उसकी मांग भर दी, और उसके बाद उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब हम दोनों जो है हस्बैंड वाइफ हैं। और उसने कहा कि जब उसकी नौकरी वोकरी लग जाएगी तो वो उसको सबको बताकर उसको अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर देगा, जो कि उसने कभी नहीं किया। तो वो तो यही मानती रही लड़की की मेरे साथ उसकी शादी हो गई है, और ये दुनिया को तब बताएगा जब उसकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब बताओ ए जो है वो गिल्टी 81, 82, 83 में है या ए गिल्टी नहीं है, क्योंकि उसने एक्चुअली तो शादी की सेरेमनी भी नहीं की। इसमें क्या, किस में गिल्टी है, बिल्कुल ए गिल्टी है सेक्शन 83 के अंडर, क्योंकि उसने मॉक मैरिज किया है। ये मैरिज जो है वो वैलिड ही नहीं है, और ये भी एक रियल केस है, शुभ्रांशु शेखर समंतराय वर्सेस द स्टेट। ये सारे हमारे रियल केसेस हैं और इनसे आप समझ पाओगे। अब एक ये भी बता दो, इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है, आपको 4 दी गई हैं जिसमें सेक्शन 81 वैलिड नहीं है। किस में नहीं है, ए ने जो है किसी को भरोसा दिलाया है कि उन दोनों की शादी हो गई है और दोनों ने सेक्सुअल रिलेशंस अपने बना रखे हैं। फिर ए ने ये प्रिटेंड किया है कि मैरिज सेरेमनी कर रहा है वो दूसरी के साथ, जबकि उसकी शादी हो चुकी है। सी में क्या है, ए ने ये मिसलीड किया है उसका मैरिटल स्टेटस कि मैं सिंगल हूँ, और इस वजह से उसने दूसरी लड़की के साथ कोहैबिट किया है, अपने रिलेशंस बनाए हैं। और चौथा क्या है, एक आदमी ने फ्रॉडली रिप्रेजेंट किया है कि वो शादी करने लायक है, लेकिन कोई भी सेरेमनी अभी हुई नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा केस है जिसमें जो है बीएनएस सेक्शन 81 लागू नहीं होता, बताओ। बी, कोई भी जना जिसने अपनी मैरिज सेरेमनी करी है, दोबारा से शादी करी है, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड है, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये किसका केस है, ये है बाइगेमी का केस। उसकी शादी हो चुकी है, और जब एक बार शादी हो चुकी है तो वो दूसरी बार शादी नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ख़त्म तो हो ही गया है, तो प्लीज़ लीगलॉजीज फन को सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और कुछ तो कमेंट्स दे दो, अच्छा लग रहा है, किस पे आप वीडियोस चाहते हो, किस तरह से स्पीड बढ़ाऊँ घटाऊँ, क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।